हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो प्रैक्टिस सेट है जीके का, तो उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो भी क्वेश्चंस है ये हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के हैं। तो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है ये। तो इसको हमें सही क्रम में लगाने के लिए पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये कब कब आए। तो जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी कब से कब तक चला। तो जो शेरशाह सूरी है वो कब से कब तक चला। शेरशाह सूरी 1540 से 1500, तो इनकी हम डेट सबके लिखे ले रहे हैं। 1540 से 1545 तक आया। और उसके बाद जो अकबर है, अकबर ने कब से कब तक शासन किया। अकबर ने 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक किया। अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी ने किया 1296 से लेकर 1316 तक। और उसके बाद बता इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने कब किया 1210 से लेकर 1236 तक। 1210 से लेकर कितने तक किया 1236 तक। तो इसको हम लिखे ले रहे 1236। ठीक है। तो अब देख लो, इस जब हमें सबकी डेट पता है तो हम आराम से लगा लेंगे। तो देखो सबसे पहले कि कौन आया, सबसे लास्ट इल्तुतमिश आया। तो इल्तुतमिश मतलब इसे हम नंबर डाल दे रहे हैं। सबसे पहले कौन आया, इल्तुतमिश पहले नंबर पे। उसके बाद जो इल्तुतमिश के बाद कौन, अलाउद्दीन खिलजी सेकेंड नंबर पे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शेरशाह सूरी, और फिर ये अकबर चौथे नंबर पे। तो अब यही क्रम देख लो, जहाँ भी होगा ऐसा कौन सा, चौथा, तीसरा और पहला फिर दूसरा। तो ये बी ऑप्शन में। तो चलो इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो जो अकबर राजा है, हम अकबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो अकबर राजा है, अकबर ने कुछ काम किए। तो एक अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जो मुगल शासक में अनपढ़ था। ठीक है। तो अकबर के लिए एक पुस्तक भी इनके राज में अकबरनामा लिखी थी। वो किसने लिखी थी, अबुल फजल में। और जो अकबर की जब मृत्यु हुई थी तो जो इसको जो दफनाया गया था वो कहाँ, आगरा के निकट सिकंदरा में। कहाँ दफनाया गया था, सिकंदरा में। और ये सिकंदरा कहाँ है, ये है हमारा आगरा में। कहाँ है, आगरा में। ठीक है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम। और जो गुम्बद निर्माण करवाया था, गुम्बद निर्माण का पिता भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन था। तो ऑप्शन दिए गए तुकाराम, नामदेव, चैतन्य या शंकराचार्य। तो इनमें से कौन सा संत समकालीन था इनके, तो ये थे तुकाराम। कौन थे, तुकाराम। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, ना कि गवर्नर। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि गवर्नर या गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। क्या पूछा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। और लेकिन जो बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर था, सिर्फ गवर्नर, अगर सिर्फ आपसे गवर्नर पूछ लेगा तो वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। कौन था, लॉर्ड क्लाइव। अब इसमें दो ऑप्शन और दिए गए तो उनको भी हम देख लेते हैं, लॉर्ड लिटिन और लॉर्ड रिपिन। तो इन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी काम करवाया था। तो लिटिन ने क्या किया था, जो लिटिन था, इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट लागू किया था। क्या किया था, जो वर्नाकुलर एक्ट था वो इन्होंने लागू किया था। वर्नाकुलर एक्ट क्या किया था, इन्होंने लागू किया था। वर्नाकुलर एक्ट लागू किया था लिटिन ने, और रद्द किसने किया था, रिपिन ने। तो ये समझ में, लाभ और लागू रा से रद्द होता है, तो रा से रद्द। तो ये कभी हम भूलेंगे नहीं कि वर्नाकुलर एक्ट लागू किसने किया, तो ला से लागू, ला से लिटिन। और रद्द किसने किया, रा से रिपिन, रा से रद्द। और ये इसका आंसर क्या था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये कौन थे हमारे, बारेन हेस्टिंग्स। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चरक संहिता संबंधित थी। तो चरक संहिता किससे संबंधित थी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, चिकित्सा से। किससे संबंधित थी, चिकित्सा से। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो चरक संहिता है, जो ये लिखी किसने थी।
चरक संहिता लिखी किसने थी? तो जो चरक संहिता है वो किसने ली थी? वो अग्निवेश द्वारा लिखी गई थी। हमारी चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? अग्निवेश द्वारा। ठीक, चलो अब हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो। ये कहा गया निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें ये पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो हाँ भाई, ये तो कलिंग का युद्ध तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। संघ संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। ये भी सही है, संघ संबंध की शुरुआत भी 78 ईस्वी में हुई थी हमारी, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। तो जो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, संघ संबंध की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और मुस्लिम युग की शुरुआत या इस्लाम धर्म की शुरुआत बोला जाता है, तो इस्लाम धर्म की शुरुआत 622 ईस्वी में। मतलब ये तीनों ऑप्शन तो हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1709 में नहीं बल्कि कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, और वो कह रहे 1709 ईस्वी में। तो हमारा ये ऑप्शन तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो इसमें देख लेते। तो हमारा ऑप्शन देखो कौन सा वाला सही होगा। ये वाला कौन, उसने पूछा गलत कौन सा है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है? तो हमारा गलत है ये वाला, औरंगजेब की मृत्यु वाला। चलो अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इनमें से किसे है जिसे ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है? तो ये कौन है? ये है हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है। और जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी वो सबसे पहले किसने की थी? वो इन्होंने ही की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना। चलो हो गया ना, ये 6 तक यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर पे। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? तो होम रूल लीग कब शुरू हुई थी? तो होम रूल लीग कब शुरू हुई थी? 1915 और 16 में। लेकिन की किसने थी? तो ये की थी हमारी एनी बेसेंट और लोकमान तिलक जी ने। किसने की थी? एनी बेसेंट और लोकमान तिलक ने। बहुत फेमस पुस्तकें हैं एनी बेसेंट की पुस्तकें, कभी कभी पूछ ली जाती है। तो एनी बेसेंट की पुस्तकें कौन सी हैं? एक तो कॉमनवेल्थ है हमारी, कौन सी है? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ करके है, ठीक। और एक ही एनी बेसेंट की एक है न्यू इंडिया। एक कौन सी है? न्यू इंडिया। तो 2 पुस्तकें हो गई हमारी एनी बेसेंट की, एक कॉमनवेल्थ और दूसरी कौन सी हो गई? न्यू इंडिया। इंडिया। और लोकमान तिलक की, तो लोकमान तिलक की 2 पुस्तकें मराठा और केसरी। इन्होंने इसमें होम रूल का जो वर्णन था वो भी इन्हीं बुक्स में किया गया था। तो समझ में आ गया होम रूल की शुरुआत किसने की थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान तिलक ने। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर मिलान कीजिए। तो बहुत ही सरल है क्वेश्चन देखो, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखना है कि करना कैसे, थोड़ी सी मिस्टेक्स गलती कर सकती है। सबसे पहले ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी? कभी कभी ये पूछा जाए तो 1897 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन सी ऑप्शन में क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना हमारी की थी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में। कब की थी? 1875 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो ये तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आ गया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले की 2 पुस्तकें भी हमने बताई थी, आपको कल याद होगा। तो ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक कौन सी है? एक तो है गुलामगिरी। कौन सी है? गुलामगिरी, है ना।
एक तो गुलामगिरी हो गई और एक है इनकी शिवाजी। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं जो गुलामगिरी बुक है ये किस भाषा में लिखी गई, तो ये हमारी मराठी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? मराठी भाषा में। अब इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा इन्होंने दे दिया, तो वो उस वाले ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। ये दिया गया कि के श्रीधरालु नायडू, इन्होंने क्या किया था? तो जो के श्रीधरालु नायडू हैं इन्होंने एक वेद समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? के श्रीधरालु, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था वेद समाज की स्थापना। इसमें ये ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इन्होंने क्या किया था? वेद समाज की स्थापना की थी। चलो, तो अब हमें समझ में आ गया ब्रह्म समाज किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तो ए का कौन सा हो गया? थर्ड वाला। ए का थर्ड। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना, स्वामी विवेकानंद ने, मतलब बी का फर्स्ट हो गया। बी का क्या हो गया हमारा? फर्स्ट। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। सी का क्या हो गया? सेकेंड। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। डी का 5। तो हम ऐसे 3, 1, 2, 5 किस में है? सी ऑप्शन में। 3, 1, 2, 5, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा किसने दिया? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सबको पता है, बहुत दिनों से आता है। तो करो और मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक, चलो, सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अब इसमें एक ऑप्शन और दिया गया, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जानते थे? नेताजी। और इन्हें नेताजी कहा किसने था? तो इन्हें नेताजी, जो हिटलर थे, वो इन्हें नेताजी के नाम से बुलाते थे। उन्होंने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ो। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? पहले तो ये सुभाष चंद्र बोस जी बैठे थे, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद जो इस पर बैठे थे तो वो कौन बैठे थे? तो ये पूछा गया। तो इस पर कौन बैठे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बैठे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो सुभाष चंद्र बोस थे कब थे? तो ये 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे, तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलो, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या ब्यास नदी पर? तो सलाल पनबिजली परियोजना किस पे स्थित है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पे दो और बहुत ज़रूरी योजनाएं जो कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती हैं, एक दुलस्ती परियोजना और एक बगलिहार। तो ये जो है ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12वां। बसंत विषुव होता है? तो ऑप्शन दिए गए 21 मार्च, 23 सितंबर, 18 जून या 22 दिसंबर। तो बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। कहीं कहीं ये 21 मार्च नहीं देता तो आपको 20 मार्च मिल जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। 21 या 20 मार्च को बसंत विषुव होता है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, तावा, इस्पात या एल्यूमिनियम। तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारी है तावा के लिए। खेतड़ी परियोजना किसके लिए है? तावा के लिए। आ गया ना इतना समझ में? अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप सभी को पता होगा ये तो क्वेश्चंस। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। अब पूछ लिया जाता है कि फिर पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो बुक्सा जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। साइलेंट वैली बहुत ही ज़रूरी है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो साइलेंट वैली है, जो साइलेंट वैली वो कहाँ है हमारी? तो वो हमारी केरल में है। मध्य प्रदेश में कूनो, पेश, माधवगढ़, ये सब हमारे कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में।
तो इसका जो काजीरंगा वाला सही ऑप्शन क्या हो गया? असम। इतना समझ में आ गया ना यहाँ तक? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय नदी तंत्र, कौन सा तंत्र? हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ पूछी गई। तो हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलेंगी। तो कौन कौन से निकलेंगी? तो कौन सी निकलती है? एक तो गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, और सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। कौन सी निकलती है? सिंधु नदी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, हिमालय नदी में ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सेकेंड और थर्ड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा कहाँ से निकलती है? गोमती गौमुख से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन। बैंक दर का अर्थ होता है, बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ऑप्शन डी है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसका सही है ये, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो खाद्य साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? बढ़ जाएगी। क्या पड़ेगा असर? तो ये बढ़ जाएगी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? ऐसी कौन सी है जिस पे निजी अधिकार होते हैं, मतलब इंसान उन पे अपना अधिकार जमाता है, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। उनका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है? कि उन्हें सिर्फ लाभ चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा है हमारा पूंजीवादी। मिश्रित में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिल जाती हैं तो मिश्रित व्यवस्था बन जाती है। तो और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कहाँ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। और मिश्रित अपने भारत की कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर सही है, इस क्वेश्चन का क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी अधिकार होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तलिखित होता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि 1 रुपये का नोट, जो 1 रुपये का नोट होता है उसे छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं उन सब पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। किसके गवर्नर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के, जो कि आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। और जो 1 रुपये के नोट पे होते हैं, इस पे होते हैं वित्त सचिव के। इस पर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 रुपये के जो नोट पे साइन होते हैं वो किसके होते हैं? वित्त सचिव पे। और बाकी जो भी नोट होंगे उन सब पे आरबीआई के गवर्नर के होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसका फुल फॉर्म देखो, ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट बताना आप लोग। फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इनमें से फेमा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें से फेमा का फुल फॉर्म कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता कौन सी सूची में शामिल है? तो वो है राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई। तो भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं? बताओ ये क्वेश्चंस। तो जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है वो किस में रखी गई? वो रखी गई हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जब हम नीति निर्देशक पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? तो इसको हम ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे, इस वाले पेज पे। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक
तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे लिए गए आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। और किस भाग में है? तो ये भाग किस में है? भाग 4 में। आर्टिकल बोल दिया जाए तो 36 से 51 तक। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक, चलो अब हम आगे देखें और इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मूल अधिकार अमेरिका से। अगर ये आप लोग भूल जाते हो तो ऐसे याद रखो, अधिकार में 4 लेटर है, अमेरिका लिखते हैं तो उसमें भी 4 लेटर है, तो ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार हमारे आर्टिकल 21A में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अब ये पूछा जाता है कि कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता कि उद्देश्य प्रस्ताव लागू कब हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 22 जनवरी 1947 को। कब लागू हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, आओ अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 25 और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 29 में। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में है बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध मतलब आप 14 साल तक के बच्चों से काम नहीं करवा सकते, कारखानों में काम कराना इनसे वर्जित है आर्टिकल 24 के तहत। समझ में आ गया ना? क्या क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यकों, तो अल्पसंख्यकों का हित कौन से? आर्टिकल 29 में। अगला क्वेश्चन, ठोस चालकों में धारा प्रवाह वाहक होते हैं। जो ठोस चालक है उसमें धारा वाहक कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलो अब ये इसी के साथ हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। तो आप सभी को आज की क्लास समझ में आ गई होगी सारे क्वेश्चन। तो ये हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? हम लोग UPSSC पैट के जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। धन्यवाद। आप सभी लोग हमें बताइए ज़रूर आपको आज की क्लास कैसे लगी। धन्यवाद। थैंक यू।